हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। कहानी की शुरुआत एक परिवार को दिखाते हुए होती है जो कि अभी अपनी वेकेशन मनाने के लिए बाली आए हुए हैं, लेकिन बीच पर जाने से पहले एड अपनी बेटी कैसिडी को स्विमिंग सिखाना चाहता है, इसीलिए आज वो उसे लेकर पानी में गया है। सब कुछ सही चल रहा होता है कि तभी कैसिडी अपने पिता से कहती है कि वो उन्हें नीचे से मार क्यों रहे हैं, लेकिन उसके पिता इस चीज़ से साफ इनकार कर देते हैं। पर कैसिडी बार बार यही चीज़ दोहराती रहती है और तब उसके पिता को भी एहसास हो जाता है कि वो जो कुछ भी कह रही है वो सच है, क्योंकि अब उसे भी महसूस होने लगा था कि ज़रूर कुछ न कुछ है जो पानी के नीचे है। इसीलिए उसने कैसिडी को कहा कि वो ऊपर चली जाए, पर जब नैन्सी ने उसकी कांपती हुई आवाज़ को सुना तो फौरन बाहर आई। देखा कि माहौल बहुत ही डरावना हो रखा है, दोनों ही चीख रहे हैं। तब एड फौरन अपनी बेटी को ऊपर खींचने को कहता है, लेकिन जब बारी आई खुद एड की तो वो ऊपर चढ़ नहीं सका, क्योंकि कोई चीज़ थी जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। उसने बहुत कोशिश करी, लेकिन अंत में सिर्फ नैन्सी के हाथ लगा तो एड का खून सा सना हुआ हाथ, और फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। एक 9 साल की बच्ची के लिए अपने पिता को खुद के सामने इस दर्दनाक मौत से मरते हुए देखना वो पागल सी हो जाती है। अब उस हादसे को कई साल बीत चुके हैं। अब तो कैसिडी शादीशुदा हो गई है, पर अभी भी जब वो सोती है तो उसके सपने में वही दृश्य बार बार आते हैं जिससे वो बेहद ही परेशान और डरी हुई सहमी सी हमेशा रहती है। लेकिन अब तो उसकी मुश्किलें और बढ़ने वाली है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ एक बार फिर बाली आई है। जी हाँ, वही शहर जहाँ वो भयानक हादसा घटा था, लेकिन इस बारी उसकी किस्मत और हौसला बदलने के लिए उसके साथ उसका पति ग्रेग है, जो कि ब्रिटिश म्यूजियम में आर्ट फैकल्टी में काम करता है, और उसे यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के लिए भेजा गया जिसमें उसे समुद्र के नीचे से उस खजाने के बारे में पता लगाना है जो सालों पहले बाली के राजकुमार ने अपने जहाज से फेंक दिया था, ताकि वो लुटेरों के हाथ ना लग जाए। अब ग्रेग को पता है कि कैसिडी के पिता के साथ क्या हुआ था, इसीलिए वो उससे कहता है कि अगर उसे वहां पर नहीं जाना तो वो यहीं होटल में भी रुक सकती है। लेकिन कैसिडी हिम्मत वाली थी, उसे इतनी जल्दी हार मानना पसंद नहीं था। पर बाहर निकलते जब उसने इस शहर की हवाओं में सांस लिया तो मानो एक अचानक उसके सामने वो सारे दृश्य फिर से आ गए जिसको वो भुलाना चाहती हो, पर अफसोस जिस चीज़ को हम भूलना चाहते हो वो हमें उतनी ही याद आती है। अब ग्रेग बेंज नाम के आदमी के पास जाता है जिनकी बोट से उन्हें खजाने तक जाना था। इस बीच वो उनसे पूछता है कि क्या वो अपने 2 और दोस्तों को इस ट्रिप पर ज्वाइन करवा सकता है, वो काफ़ी अच्छे लोग हैं। वो दोनों मान जाते तो बेंज उन्हें बुला लेता है, फिर मिलवाता है अपने असिस्टेंट से जो यहीं का लोकल था, पर ज़्यादा कुछ बात नहीं करता। कुछ इस तरह से इन लोगों की खोजबीन शुरू हो जाती है, पर इसका क्या अंजाम होगा ये हमें पता नहीं है। इतना ज़रूर पता है कि आपको मज़ा बहुत आने वाला है, तो बस बने रहिए, क्योंकि आखिर में ही कुछ बड़ा ट्विस्ट रिवील होगा। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है शेमिस पर, जो कैसिडी के दादाजी है, और अभी वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और इस समय वो अपने स्टूडेंट को अपनी एक मिस्ट्री आइलैंड की कहानी शेयर कर रहे हैं जहाँ वो सालों पहले गए थे, और अचानक एक हड़बड़ी में एक फूल को छूने लगे। लेकिन उसी वक्त उनके कैप्टन ने उन्हें रोक लिया और कहा कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ अगर खूबसूरत है तो वो आपके लिए बेहतर है। हमेशा खूबसूरती के पीछे गहरे दाग होते हैं, तो खुशी के पीछे भागो, खूबसूरती के नहीं। समुंदर में कुछ अलग ही अफरा तफरी मची हुई है। इधर जॉर्डन नाम के आदमी की गैंग जो समुंदर में एक डूबे हुए जहाज की तलाश में आए, जिसमें काफ़ी मात्रा में नशीले पदार्थ हैं। पर इस बीच उनका सामना कुछ पायरेट से हो जाता है जो उन पर फायरिंग करना शुरू करते हैं, पर जॉर्डन घबराता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उनके सामने ये लुटेरे कुछ भी नहीं है। और होता भी ऐसे ही है, ये लोग उन सभी को मार गिराते हैं और फिर बाद में उनके सामानों को लूट लेते हैं, जिसमें ज़्यादातर हथियार थे जो इनके काम आ सकते हैं। लेकिन एक अजीब सी चीज़ भी थी जिसने इनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ये दरअसल एक ट्रैकिंग डिवाइस था जिसे प्लास्टिक में बहुत ही संभाल कर रखा गया था, जो देख इन्हें भी समझ नहीं आया कि ये चीज़ इन पायरेट के पास आई कहाँ से। खैर, दूसरी तरफ बोर्ड पर तेज़ म्यूजिक चल रहा था जिसमें कैसिडी और उसके दोस्त खूब एंजॉय कर रहे थे। तभी उसके पास उसके दादाजी की कॉल आई, जिन्होंने कहा कि उन्हें उसकी फिक्र नहीं है, वो तो बस उन्हें आखिरी बार गुड बाय कहने के लिए आए थे, क्योंकि इसके बाद उनका कनेक्शन टूट जाएगा। तो कैसिडी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम इतनी भी डीप समुंदर में नहीं जाने वाले। इतना कहते ही कनेक्शन टूट जाता है, जो चीज़ कैसिडी को काफ़ी अजीब लगती है, क्योंकि ग्रेग ने बताया कि वो ज़्यादा अंदर नहीं जा रहे हैं। तभी जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि वहाँ पर एक बड़ा सा केज जिसको ये लोग खोल रहे हैं, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा गई और ग्रेग से पूछा कि तुमने तो मना किया था ना कि तुम मछलियाँ नहीं पकड़ते हो, फिर ये क्या चीज़ है। तब बेंज ने बात को संभाल और बताया कि ये दरअसल उन टूरिस्ट के लिए जो कि समुद्र के नीचे डाइव करने के लिए जाते हैं, वहाँ की खूबसूरती को नज़दीक से देखना पसंद करते हैं। लेकिन आज हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सुन कैसिडी को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, जिसके लिए उसने माफ़ी भी मांगी, क्योंकि खामखा उसने ग्रेग और बेंस को सुना दिया था। लेकिन अभी भी हम उसके चेहरे पर वो डर को साफ देख पाते हैं। पर तभी उसे अपने दादाजी की कही हुई बात याद आई। जितना वो जिस चीज़ से भागने की कोशिश करेगी, उतना वो चीज़ उसे डराने की बार बार कोशिश करेगी।
इसीलिए बेहतर है कि एक बार उसका डट कर मुकाबला करो और खुद के डर को हरा दो। इसीलिए कैसिडी ने ग्रेग से कहा कि वो इसी समुंदर में उसके साथ डाइव करेगी। जो सुन पहले तो ग्रेग काफ़ी हैरान हुआ, क्योंकि इस जगह पर जो कुछ भी उसके बीते कल में हुआ वो बेहद ही दर्दनाक था। लेकिन फिर वो उसकी हिम्मत की दाद देता है और मान जाता है। अब 4 लोग नीचे जाने को तैयार होते हैं, जिसमें सायरा और पियर भी थे, पर बेंस ऊपर ही रहने को बोलता है ताकि सभी चीज़ों को मॉनिटर वो कर सके। अब एक एक करके तैयार होकर ये लोग नीचे जाते हैं। वहाँ इन्हें एक पुराना वर्ल्ड वॉर 2 का शिप दिखाई पड़ता है, जिस पर आज भी एक टैंक रखा हुआ था। उसके सामने खड़ी होकर वो काफ़ी फ़ोटोज़ क्लिक करवाती है। तभी वहाँ कुछ आया जिससे सब कुछ खराब होने लगा। जी हाँ, ये वही वाइट शार्क है जिसकी चर्चा हर जगह मशहूर है। उसे आते ही इन लोगों पर हमला बोल दिया। कैसिडी और ग्रेग दोनों ही उस शिप के अंदर चले गए, पर पियर बाहर ही रह गया, जिसके कारण उसके पैर को शार्क ने आधा काट लिया। अब जब उसकी चीखें इन लोगों ने सुनी तो फौरन ही उसके पास गया और खींच कर ऊपर ले जाने लगे। लेकिन अभी भी वो वाइट शार्क इनके करीब ही थी। और एक बार तो ऐसा हो गया कि कैसिडी के कुछ मीटर ही दूरी पर वो शार्क खड़ी थी, लेकिन फिर भी ग्रेग ने उसे समय रहते ऊपर खींच लिया। अब जब पियर ऊपर आया तो उसकी हालत देखकर सभी डर जाते हैं, ये कैसे हो गया। पर जो असिस्टेंट था वो कहता है कि ये काम सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती है, जिसे पाने तो बहुत से आए हैं लेकिन हासिल कोई नहीं कर सका। पियर का खून तेजी से बह रहा है, इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल की ओर रुख मोड़ना होगा। तभी बेंस को दूर से आते हुए एक याच दिखाई पड़ती है, जो ज़्यादा पावरफुल लग रही थी। वो शायद वो पियर की मदद कर दे। वो याच असल में जॉर्डन की होती है, जिसने उस ट्रैकिंग डिवाइस को जब ऑन किया तो उसमें यही लोकेशन शो हो रही थी। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ माल हो, जिसके लिए वो तेजी से इस ओर आने लगता। तब बेंस ने उससे दरख्वास्त की। उनके साथी पर शार्क ने हमला कर दिया, अगर वो उसकी मदद कर दे तो उसकी जान बच सकती है। तो जॉर्डन भी फटाफट उनकी बोट पर आया और जब उसने पियर की हालत को देखा तो कहा कि इसका बच पाना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिस हादसे से ये गुजरा है उसमें मैं भी गुजर चुका हूँ। ये मेरे गले में लॉकेट देख रहे हो, ये उसी चीज का सबूत है। अब जब वो कोई भी मदद नहीं कर पाएगा तो बेंस उसे अपनी बोट से जाने को कहता है, क्योंकि वो समझ गया था कि वो यहाँ पर क्या ढूंढने के लिए आए। पर आखिरी समय पर जॉर्डन की नज़र उस केज पर पड़ी और उसने अपना लहजा बदल लिया। अब उसे किसी भी हाल में वो केज चाहिए था, जिसके लिए वो अपने लोगों से कहकर इन सभी को पानी में फेंकवाने का हुक्म देता है। पर तभी कैसिडी बीच में आकर उसे पूरी बात पूछती है कि वो क्या चाहता है। तो जॉर्डन औरतों को ज़्यादा अहमियत नहीं देता, इसीलिए वो उसके ऊपर बंदूक तान देता है। लेकिन कैसिडी पीछे नहीं हटी और बताया कि जो वो सोच रहा है वो कभी मुमकिन नहीं हो सकता। पर हाँ, अगर वो चाहे तो उसे उसका माल वापस मिल सकता है, जो कि यही बोट के नीचे ही है। ये सुन जॉर्डन खुशी के मारे पागल हो जाता है और कहा कि तुझे ये कैसे पता। तब कैसिडी ने कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी समुंदर की खोज में लगा दी। जो तुम खोज रहे हो वो इस केज में नहीं आ पाएगा और उसके लिए एक भारी जोड़ की जरूरत है। तब जॉर्डन मान जाता है और फौरन उसे नीचे उतारता है, पर आखिरी समय पर वो उन्हें बताता है कि उसके पास कोई रेडियो नहीं है, तो इसे एग्जैक्ट 45 मिनट बाद वो ऊपर खींच लेगा। इतना कहने के बाद वो उसे केज को पानी के नीचे डाल देता है। ऊपर बेचारा ग्रेग परेशान हो रहा था, क्योंकि उसे पता है कि जो चीज़ अभी कैसिडी कर रही है उसे उस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर लगता है। पर वहाँ कैसिडी तो जैसे तैसे नीचे की ओर जा रही थी। हर सेकेंड अपने दादाजी की कही हुई बातों को अपने मन में वो दोहरा रही है, क्योंकि अगर वो डरेगी तो पूरा खेल खराब हो जाएगा और इसीलिए उसे अपने दिमाग को शांत रखना पड़ेगा, तभी काम बन सकता है। पर दोस्तों, जब वो नीचे गई तो वहाँ फिर से उसके सामने वही शार्क आ गई, जिसे वो अभी तक डर कर भाग रही थी। पर इस बारी एक नहीं बल्कि दो आई थी। उसके केज के चारों ओर चक्कर लगाने लगी, पर कैसिडी को पता था कि वो अभी थोड़ी देर पर यहाँ पर चक्कर लगाएंगी और उसके बाद थक कर वापस चली जाएंगी। उसका अनुमान सही भी होता है। कुछ मिनट के बाद वो वापस चली गई। तब कैसिडी बाहर आई। उसने अपने केज को थोड़ा घबराते हुए खोला और इस बीच ऊपर ग्रेग समुंदर नीचे पाए कुछ गोल्ड कॉइन को बेंस के जेब में डाल देता है, ताकि इस बारे में जॉर्डन को कुछ पता ना चले। लेकिन तभी जैसी चीख पड़ता है, क्योंकि उसे वहां वही व्हाइट शार्क दिखाई दी थी, जिसके आकार को देखकर ये सभी हैरान हो गए। तब ग्रेग ने कहा कि अब उसे ऊपर खींच लो, क्योंकि नीचे खतरा बढ़ चुका है। लेकिन जॉर्डन मानता ही नहीं और कहता है जब तक उसका काम नहीं हो पाएगा तब तक वो ऊपर नहीं आएगी। अब बेचारा ग्रेग गुस्से में लाल हो गया था, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता। तो वहीं नीचे अब कैसिडी फौरन उन बैग्स को रस्सी से बांधने में लग जाती है। पर इस बीच वो शार्क वापस से लौट आई, लेकिन कैसिडी को पता ही नहीं चला कि कब वो शार्क उसके इतने करीब आ गई। पर उसे अपने डर पर काबू पाया, जितनी जल्दी हो सके उन बैग्स को बांध दिया और फौरन केज में चली गई। लेकिन इतने में अचानक एक शार्क तेजी से आकर उस केज से टकराती है, जिसकी धमक ऊपर बोट तक पहुंच गई थी। इसे सुनकर ग्रेग ने रिक्वेस्ट की कि अब उसे ऊपर खींच लो प्लीज, बहुत देर हो चुकी है। जिसके बाद जॉर्डन मान जाता और फिर कैसिडी को ऊपर खींचने लगा। लेकिन तभी शार्क ने रस्सी पर हमला किया, जिससे कि बैग नीचे रह गया।
अब जब कैसिडी ऊपर आई तो घबराते हुए कहने लगी कि नीचे शार्क है, लेकिन जॉर्डन को तो किसी भी हाल में अपना बैग चाहिए था। वो उसे वापस जाने को कहता है, तभी जेसी को कोई चीज पानी में खींच लेती है और इसके कुछ ही पल बाद समुद्र का पानी लाल हो जाता और इसी का फायदा उठाकर ग्रेग जॉर्डन से उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करता है, पर वो कर नहीं पाता और उल्टा जॉर्डन उसे मारकर पानी में गिरा देता है। फिर उस पर शूट भी करता है, लेकिन एक भी गोली उसे लगती नहीं है। पर कैसिडी ने जब देखा कि ग्रेग पानी में गिर गया, पानी लाल भी हो गया, तो उसने फिर से वही मंजर याद आने लगा जिस दौरान उसके पिता अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। इतने में चेसी जो कि जॉर्डन का दूसरा आदमी था, वो अपने साथी को बचाने के चक्कर में खुद भी शार्क का शिकार बन गया। यानी कि अभी सिर्फ जॉर्डन ही जिंदा बचा है और इसीलिए उसने अब लड़कियों को अपना शिकार बना लिया, क्योंकि अभी वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। एक तो उसका सामान चला गया, ऊपर से उसके लोग भी मारे गए। इतने में घबरा कर कैसिडी ने जॉर्डन को एक नई डील ऑफर करी। उसने उसे वो गोल्ड कॉइन दिखाया जो कि नीचे मिले थे, ये देख जॉर्डन का मन एक बार फिर से डोल जाता है। वो समझ जाता है कि नीचे और भी बहुत से ऐसे कॉइन हैं जिसके लिए ये लोग यहाँ पर आए, पर अपने दोस्त के घायल होने के कारण ऊपर आ गए, इसीलिए तुम दोनों अब नीचे जाओ और उन सभी को लेकर ऊपर आओ, उसके बाद ही मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा। अब इस दौरान हम समुद्र में एक और शख्स को स्विम करते हुए देखते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि ग्रेग था जो अभी जिंदा है। उसने अपने सामने उन्हीं लुटेरों की नाव को देखा जिसकी ओर वो भागते हुए जाने लगा। इधर कैसिडी को कहीं ना कहीं जॉर्डन पर कुछ शक था कि वो जरूर कुछ छुपा रहा है और उसी का पता लगाने के लिए वो उसके पास गई। तब तक जॉर्डन भी अब पूरी तरह से 88 हो चुका है और इसी पागलपन में वो उसे बता देता है कि वो पहले यूनाइटेड स्टेट नेवी में था, पर इससे ज्यादा वो कुछ और कह पाता कि तभी एक शख्स आकर बताता है कि कोस्ट गार्ड आ चुके हैं। जो सुन वो अपने बचे हुए लोगों को बाहर आने को कहता है और एक ही झटके में उन सभी गार्ड्स को मार कर खत्म कर देता है, क्योंकि वो किसी भी तरह से रिस्क नहीं लेना चाहता। इस गोलीबारी में एक तेज धमाका हुआ जिसमें असिस्टेंट काफी घायल हो चुका है, तो बेंस उसकी मदद करता है। तब जॉर्डन आकर बताता है कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो खजाना मिलने के बाद सभी को मैं मार दूंगा। इतना सुनते ही बेंस अपना आपा खो देता है और उसे लड़ना शुरू कर देता है, पर जॉर्डन उसके कंधे पर शूट करके उसे बेहोश कर देता है। एक तरफ ग्रेग को उन लुटेरों के बोट पर एक बंदूक मिल जाती है जिसको उसने अपने पास रख लिया और वापस आने लगा। तो यहाँ ये दोनों लड़कियां डाइव करने के लिए नीचे उतरी, वो भी बिना किसी केच के, क्योंकि इस बारी वो नीचे नहीं जाती बल्कि वहां से काफ़ी दूर आ जाती हैं। तब कैसिडी सायरा को बोलती है कि हम बीच तक स्विम करके ही जाएंगे ताकि वहां पर और लोगों से मदद मांग सके, पर इससे पहले कि वो स्विम करती वहां पर एक शार्क आ गई। उसने सायरा को कहा कि वो हिले डुले ना, लेकिन जब मौत आपके सामने खड़ी हो तो हर कोई घबरा जाता है। सायरा ने यही गलती कर दी और एक ही झटके में वो शार्क के मुंह में थी, पर कैसिडी ने ये गलती नहीं दोहराई। वो बस वहीं पर किसी मूर्त की तरह खड़ी रही, जिससे कि शार्क उसके सामने से गुजर गई। अब वो ये काम नहीं करेगी, इसीलिए भागकर बोट पर लौट आई और जॉर्डन से कहा कि वो जाकर उस खजाने को खुद नीचे ढूंढ ले। लेकिन ये बात जॉर्डन को पसंद नहीं आई। उसने क्या किया, उस पर अपना बल का प्रयोग किया और उधर ग्रेग भी बंदूक लेकर चढ़ गया और उसने अब जॉर्डन के आखिरी बचे हुए आदमी को भी मार डाला। अब सिर्फ बचा है जॉर्डन, जो किसी भी समय कैसिडी को मारने वाला है। कि तभी पीछे से आ जाता है ग्रेग, पर जॉर्डन को न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि वो उस पर शूट नहीं करेगा, इसीलिए वो इसी बात का फायदा उठाकर उस पर वार करता है, जिससे उसकी बंदूक छटक जाती है और लग जाती है कैसिडी के हाथों पर, जो कि अब जॉर्डन से बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी है। वो बिना कुछ सोचे समझे उसे शूट करके पानी में गिरा देती, जहां उसे पल भर में शार्क ने निगल लिया। और इसी बीच इन्हें पता लगा कि अभी भी बेंस जिंदा है, तो ये लोग फौरन उसे याच में लेकर आते हैं और इस जगह से दूर चले जाते हैं। कितना खुशहाल हाल में ये लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन अंत में सिर्फ चारों ओर लाशें ही लाशें बिछ गई और इसीलिए कहा जाता है कि लालच सबसे बुरी बला है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।